Good morning everyone. In last video we have studied about electrostatic potential energy and electrostatic potential difference. Alright, so in this video we are going to study electrostatic potential and the unit of that electrostatic potential, definition of 1 volt of electric potential. Alright, so first we will see that electrostatic potential difference was what? The difference between 2 points B and A in an electrostatic field as the amount of work done in carrying unit positive charge without acceleration from A to B against the electrostatic force along any path between the 2 points. And it was what? ये कितना था? UB minus UA by Q. यूनिट पॉजिटिव चार्ज करना था. तो हमने ये देखा था कि VB minus VA is equals to WAB by QE, the work done per unit charge, and it was what? The potential difference. तो अगर एक यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही हमारा वर्क डन स्टोर हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और पर यूनिट चार्ज अगर हमने ले लिया यानी टेस्ट चार्ज की वैल्यू अगर 1 कर दी तो ये क्या हो गया था? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. अब अगर इस केस में हमारा VA यानी पहली पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता, चार्ज पोजीशन पे Q पे लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था वो 0 होता, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क डन करना पड़ता? इफ VA इज इक्वल्स टू 0 देन VB माइनस 0 ये हमारा क्या हो जाता? VB के बराबर है. इट वॉज W ओनली, यहाँ पे WB होता लेकिन यहाँ कुछ एक और चीज़ है. कब हो ऐसा कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो? यानी ये पोटेंशियल आता कहाँ से है? ठीक है, आप देखिए जब हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो उसमें क्या स्टोर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जैसे VA है तो VA किसके बराबर है? VA किसके बराबर मैंने लिखा था? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी जो भी वहाँ इनफाइनाइट से उस पोजीशन A तक लाने में जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी चार्ज पे अपॉन द वैल्यू ऑफ दैट चार्ज. और यही हमारा वो पोटेंशियल होता है किस जगह का? उस पर्टिकुलर लोकेशन का. यानी देखिए मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. यानी यहाँ की पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ का कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा. यानी इसी Q चार्ज को यहाँ लाएंगे तो कुछ और पोटेंशियल फेस करेगा, यहाँ लाएंगे तो कुछ और पोटेंशियल फेस करेगा, यहाँ लाएंगे तो कुछ और पोटेंशियल फेस करेगा. यानी इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कुछ एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ तक लाने में कुछ और एनर्जी स्टोर होगी, और अगर यहाँ तक लाए होते तो कुछ और एनर्जी स्टोर होती. और इसी एनर्जी को अगर हम इस चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अच्छा अब ये सोचिए अगर हमने Q को डिवाइड कर दिया यानी क्या हमारा इस टेस्ट चार्ज का रोल रह गया क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? हम कोई भी चार्ज लेके आएँ वहाँ पे उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में कितना वो जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? VA. यानी उस अब इस टेस्ट चार्ज को जो हम लेके आ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती. इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को अगर हम उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लाते हैं तो उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में जो एनर्जी होती है वो रहता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो अगर हमारा इनफाइनाइट से यहाँ तक इस पोजीशन A पॉइंट तक लाने में अगर कोई भी एनर्जी ना खर्च हुई होती यानी UA 0 रहा होता, ठीक है, तो ये जो हमारा VA है VA क्या होता? 0 होता अगर UA 0 रहा होता. लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमने ये मान लिया कि A पॉइंट हमारा कहाँ पे है? इनफाइनाइट पे है, या A पॉइंट वो पॉइंट है. आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे, कभी आप ये भी कह सकते हैं कि A पॉइंट ऐसा पॉइंट है, वो ऐसी लोकेशन पे है जहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है. ठीक है, अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको याद दिलाऊं. जो हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे तो हम मेज पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को स्टैटिक क्यों कहते थे? अगर ये पेन यहाँ रखी हुई है ये नीचे नहीं गिर रही है, अभी मैं इसको ऐसे रख दूँ तो ये नीचे गिर जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस पॉइंट ये रुका क्यों है? मैंने माना कि ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ पे 0 है. क्यों? क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट ना इधर मूव कर रहा ना उधर. लेकिन जनरली जो रेफरेंस पोजीशन कहाँ मानी जाती है? ज़मीन पे, ग्रेविटेशन के पर्पस पे. तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. इसी तरह यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट A है जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो रही है,
तो उस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 है, यानी ये पॉइंट इन्फिनिटी पे है। तो यानी ए पॉइंट को हमने इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, इन्फिनिटी से, और बी पॉइंट वही रहा। यानी इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो पोटेंशियल वी बी कहलाया। ठीक है, इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज को, तो इसीलिए क्यू से डिवाइड किया है यूनिट चार्ज बनाने के लिए। इसी तरह इन्फिनिटी से ए तक अगर मैं मान लीजिए इन्फिनिटी से ए तक लाया होता तो क्या लिखता, डब्ल्यू इन्फिनिटी बी, मान लीजिए कोई पॉइंट होता, वहाँ तक लाने में कितना वर्क डन, इन्फिनिटी बी नीचे लिखना चाहिए मुझे बाई क्यू। इसी तरह सी पॉइंट डी पॉइंट कोई भी इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था कि किसी एक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में आ सकते हैं, जो कहता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हो वहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यानी इनफाइनाइट से जब हम लाने की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जब उसी फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने की बात करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इनफाइनाइट से लाना है तो क्यों डिफरेंस अब नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पहला जहाँ से ला रहे थे वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हमने क्या मान लिया, 0, और जहाँ तक लाए वहाँ पे कुछ एक पोटेंशियल आया, यानी वहाँ पे वर्क डन 0 और यहाँ पे लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, तो ओवरऑल केवल वही वर्क डन काउंट होगा जो इनफाइनाइट से बी तक लाने में किया गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। अब 1 वोल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है उसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि हमने कल देखा था कि लास्ट क्लास में देखा था कि ये जो 1 वोल्ट था ये जूल पर कूलाम के बराबर था। अब मान लीजिए हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो होता है वर्क डन, मान लीजिए इनफाइनाइट से लाने में बी पॉइंट तक किया गया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये था यानी जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। ठीक है, अब अगर हम इसमें एक चीज़ करें कि हम अपने वर्क डन को 1 जूल मान लें, मान लीजिए कोई एक ऐसा फील्ड लिया कि 1 जूल वर्क डन करना पड़ा उस पर्टिकुलर पोजीशन तक लाने में 1 कूलाम चार्ज को। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग a positive charge of 1 coulomb, 1 joule work is done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other against the electrostatic force of the field without any acceleration, then this quantity will be defined as 1 volt. All right, 1 joule per coulomb, sorry 1 joule per 1 coulomb obviously. ठीक है, 1 joule per 1 coulomb। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। अब इससे छोटी मिली वोल्ट वैल्यूज़ भी होती हैं और माइक्रो वोल्ट्स वैल्यूज़ भी होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, जो मैंने अभी मुंह से बोली भी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द मिनिमम वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज without acceleration from infinity to that point. ठीक है, from infinity to that point, minimum work done in carrying a unit positive test charge without any acceleration from infinity to a point in the electric field या फिर to that point. ठीक है, तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डिफरेंस। अब चूंकि पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, और इसकी कैसी क्वांटिटी है इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखिए, अब अगला आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक ये जो वर्क डन है ये कंजर्वेटिव फोर्स दे रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो उसको देखते हैं। हमें दिखाना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। टू प्रूव दैट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, वी शो दैट द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ऑलराइट, सो होना क्या चाहिए, एक
क्लोज्ड पाथ में मूव कराने पे किसी टेस्ट चार्ज को, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं फिर दूसरे रास्ते से उसी जगह वापस ले आएं, इस पर्टिकुलर क्लोज पाथ को फॉलो करने में हमारा ये जो टोटल वर्क डन है ये 0 होना चाहिए, तब हमारा ये फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, फ्रॉम हियर टू हियर वी आर टेकिंग विद एनी पाथ दिस एंड वी आर टेकिंग इट बैक टू दिस पाथ, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज मैंने कहा Q0 कोई टेस्ट चार्ज था, उसको मैं A से B तक लेके गया और दोबारा B से A तक लेके गया, ठीक है। तो ए और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है ये पूरा उसमें किसी एक टेस्ट चार्ज को, ऑलराइट। सो फॉर कैरिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B we will done some work done WAB, ऑलराइट। तो ये वर्क डन हमें करना पड़ा A से B तक ले जाने में, मैंने कहा WAB वर्क डन करना पड़ा Q0 टेस्ट चार्ज को। तो Q0 टेस्ट चार्ज को ले जाने में WAB वर्क डन, अगर मैं इसको इसी Q0 से डिवाइड कर दूं तो आप कहते हो ना कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। लेकिन A से B तक ले जाने में किया गया है, तो ये असल में इनफाइनाइट से तो किया नहीं गया है। जैसे मैंने आपको बताया था A से B तक हो तो क्या होगा, VB माइनस VA, यानी A पोजीशन का पोटेंशियल माइनस B पोटेंशियल का वर्क डन पोटेंशियल। तो WAB बाई Q0 विल बी VB माइनस VA, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब नेक्स्ट आता है कि अब दूसरे किसी पाथ से वापस लेके आते हैं। मैंने बताया था आपको कि वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये जो पाथ है ये अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ B से A ला रहे हैं, ठीक है। तो उल्टी दिशा में WBA वर्क डन करना पड़ा इस डायरेक्शन में, then this will be we can write VA माइनस VB दिस टाइम, ठीक है। बाद वाले घटा देंगे तो VA माइनस VB, ठीक है। तो ये क्या हो गया, B से A तक लाने में किया गया टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज को, यानी Q0 टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, फिर उसको यूनिट बनाने के लिए Q0 से डिवाइड कर रहे हैं। तो दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वही चीज़ मैंने फिर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, WAB बाई Q0 प्लस WBA बाई Q0 इट इज़ इक्वल टू द टोटल वर्क डन, WA से B गए फिर B से A आए अपॉन Q0 फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to B एंड देन B to A, दिस इज द टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दिस VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। सी हियर द टोटल पोटेंशियल विल बी 0, ऑलराइट। तो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज 0 in moving through this cycle, 0. So this force, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो भी इस टेस्ट चार्ज पे लग रही थी, यहाँ ये कोई फील्ड था उसमें हमने A से B तक लिया फिर B से A तक लेके आया, तो टोटल वर्क डन 0 हो गया। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। सो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कैसा फील्ड होता है, एक कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ऑलराइट, जस्ट बिकॉज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, ऑलराइट। अब देखिए इसको अगर हम एक एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहें, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E लग रहा होता, E नाम दे रहे होते इसको, तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज्ड इंटीग्रल में यानी क्लोज्ड पाथ के लिए E.dl 0 होता है। अब ये E.dl को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से फील्ड में जब रिलेशन बताएंगे तब भी हम इसको शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लीनियर पाथ, द समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज लीनियर पाथ इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ऑलराइट। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।